जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज, जो कि आपके अभी 10 से 12 दिन जो आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं उनके लिए इतनी कारगर, इतनी बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं कि आप जब एग्जाम हॉल में या परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि क्या सीरीज सर ने हमारे लिए चलाई थी। हूबहू प्रश्न आपको जो है इस सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में ऐसे के ऐसे एज इट इज प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको उड़ान क्लासेस बेहतरीन कंटेंट जो है उपलब्ध करवा रहा है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि भाई साहब इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रश्नों के बारे में आपको इस 40 से 50 मिनट की क्लास में अवगत करवाया जाता है। कहने को तो ये 20 से 25 प्रश्न ही होते हैं, लेकिन रोज आप इनके साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन को अगर काउंट करके गिने तो गिनना चाहे तो लगभग 200 से 250 प्रश्न आपके जो है इस 50 मिनट के अंदर करवाए जाते हैं, और साथ एक मिसलिनियस बिंदु जिससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक एक पूरा वंश ही उठा रहे हैं हम। देखो, कल हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को सल्टा दिया भाई साहब 10 मिनट में, आज खिलजी वंश को सल्टा देंगे 10 मिनट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला व शानदार प्रश्न। जिससे पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक वाला बटन दबा दो, जिससे मेरा भी मनोबल आपके लिए जो है बढ़ा रहे और हम शुरू करें बेहतरीन प्रश्नों का ये कारनामा। क्योंकि ये हमारी सीरीज नंबर कौन सी है? तीसरे नंबर का ये लेक्चर है, तीसरे नंबर का हमारा क्लास है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखिएगा, आंसर देने की कोशिश आप करिएगा सभी विद्यार्थी, है ना। तो प्रश्न देखो भाई ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा। हाइफा पोर्ट किस देश में स्थित है? हाइफा पोर्ट के बारे में आपसे पूछा गया, तो हाइफा पोर्ट जो है ये कौन से देश के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा गाइज इसका? इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इजराइल की राजधानी आप अच्छे से जानते हैं कि यरूशलेम जो है ये इजराइल की क्या है? राजधानी है। साथ ही साथ आप इजराइल के बारे में एक प्रश्न और नोट कर ले। यहाँ पे इजराइल के पीएम का नाम जो है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ अब इजराइल के अंदर आप एक चीज के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि इजराइल जो है ये टेक्नोलॉजी के मामले पर बहुत ही ज़्यादा आगे है भाई साहब। इसने अभी यहाँ पे जो यात्री हवाई अड्डे हैं, यहाँ पे इजराइल के जो यात्री जो हवाई अड्डे हैं, इन्हीं यात्री हवाई अड्डों पर इसने ड्रोन की सुविधा कि यहाँ पे ड्रोन भी भाई जा सकता है, ये शुरू करने वाला देश बना है। कौन सा? इजराइल। इजराइल जो है यह प्रतिद्वंदी छोटा सा देश है। यहूदी कम्युनिटी ज़्यादातर यहाँ पे रहती है। यहूदी जो है जाति जो है लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं इजराइल के अंदर। ऐसा कहावत है कि इजराइल की जनता में अगर कोई भी इजराइल के एक भी यहूदी को मार देता है ना, तो वहाँ पे इजराइल की जो अंतरिक्ष यानी कि जो गुप्तचर एजेंसी है वो जाकर वहाँ पे उस देश के 10 लोगों को सल्टा कर आती है भाई साहब। अपने देश के लोगों के लिए बदला लेता है ये देश। बड़ा खतरनाक देश है। ठीक है, तो इजराइल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे से याद रखना इस प्रश्न को। अब देखो, एक इजिप्ट है। इस इजिप्ट को कहा जाता है मिस्र नदी का यानी कि नील नदी का वरदान। कौन सी नदी का? नील नदी का वरदान जो है मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में और इसी जॉर्डन व इजराइल की सीमा के ऊपर एक लेक भी है, जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे कि इजराइल व जॉर्डन की सीमा के ऊपर कौन सी लेक है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न, बड़खल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़खल झील के बारे में पूछा गया, कौन से राज्य में स्थित है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है बड़खल झील जो है ये स्थित है। हरियाणा राज्य जो है इसके वर्तमान में सीएम आपसे पूछ लिए जाए तो भाई साहब खट्टर बाबा। कौन है? खट्टर बाबा जो है यानी कि मनोहर लाल खट्टर बाबा जो है यहाँ के अभी हरियाणा के वर्तमान में क्या है? सीएम है। साथ ही साथ जो है हरियाणा के गवर्नर को भी लपेट लेते हैं भाई साहब। गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय।
जो है ये वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर है, राज्यपाल है। आप एक चीज अच्छे से जानते होंगे कि हरियाणा जो है सबसे पहले जल एटीएम की शुरुआत करने वाला, जल एटीएम की शुरुआत करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा राज्य था। इसके साथ साथ आप हरियाणा से एक चीज और भी जानेंगे कि हरियाणा जो है इसका उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। कौन सा है? चंडीगढ़ इसका उच्च न्यायालय है। और चंडीगढ़ शहर जो है इसकी राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में ही दोनों का हाई कोर्ट भी है। ठीक है। साथ ही साथ आप हरियाणा के चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ शहर जो है ये ली कार्बूजिए ने बसाया था। किसने? ली कार्बूजिए के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका डिजाइन जो है, इसका वास्तुकार था, इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है। इसके बाद में आप हरियाणा से एक चीज और जानते होंगे कि हरियाणा का जो बजरंग पूनिया खिलाड़ी है, कौन सा? बजरंग जो पूनिया खिलाड़ी है, इस बजरंग पूनिया ने जो अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक बारी में जो है 4 मेडल जो है इसने एक बार जीते हैं। कितने मेडल जीते? 2022 में 4 मेडल इसने जीते हैं। और यहीं की एक और खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, जिसका नाम है बबीता फोगाट। क्या नाम है? सॉरी, विनेश फोगाट। नाम क्या है? विनेश फोगाट। इसी विनेश फोगाट की बात कर ले तो इस विनेश फोगाट ने कितने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। और इसने कितने कुश्ती में मेडल जीते हैं इस कुश्ती चैंपियनशिप में? तो 4 मेडल जीते हैं। तो ऐसा करने वाला जो है भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है जो किसी भी एक प्रतियोगिता में 4 मेडल जीतने वाला। और ऐसी महिला कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। ठीक है। उसके बाद में हम चले आगे तो हरियाणा राज्य जो है, इस हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और हरियाणा राज्य जो है, इसी हरियाणा राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा अरावली की एक पहाड़ी जिसे आप ढोसी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है अरावली श्रेणी के अंदर जो है एक नेशनल पार्क बनाए जाने के जो भी है सूचना सामने आ रही है, क्योंकि नेशनल पार्क बनाए जाने की जो है कार्य चल रहा है वहां पे। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से और आंसर दीजिएगा भाई सभी। आंसर प्रश्न नंबर जो आपका है इसका, बंजुल किस देश की राजधानी है? बंजुल जो है ये कौन से देश की राजधानी है, कौन से देश की कैपिटल है? तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, एक तो गाम्बिया है, मेडागास्कर है, अंगोला है और कोमोरोस है। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाम्बिया। क्या हो जाएगा? गाम्बिया देश की जो है राजधानी कौन सी है? तो बंजुल जो है ये इसकी राजधानी होगी। चलते हैं अफ्रीकन कंट्रीज है भाई साहब, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है। सारे के सारे कौन से देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के देश है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे आप नील नदी के नाम से जानते हैं, ये विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, ये कहाँ पे बहती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। और इसी अफ्रीका की बात कर ले तो तीनों अक्षांश रेखाएं, मुख्य जो अक्षांश रेखा आप जिसे जानते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों की तीनों रेखाएं एकमात्र यही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसी कारण से पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है ये उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक नदी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसे आप जानते हैं कांगो के नाम से। अब इस कांगो नदी की बात कर लें तो कांगो जो नदी है यह कौन सी रेखा को 2 बार काटती है भाई? तो ये कांगो जो नदी है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। और एक नदी और है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है हमारे पास लिम्पोपो नदी। अब ये जो लिम्पोपो नदी है, ये लिम्पोपो नदी जो है ये कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो भाई साहब ये मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। सर फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए भाई कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो देखिएगा ध्यान से, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। और ये माही जो है हमारे इंडिया में बहती है।
इंडिया के अंदर विंध्यन की पहाड़ियों से निकलकर ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से निकलकर जाती है और फिर यह नदी एक बार राजस्थान में प्रवेश करते समय और एक बार राजस्थान से बाहर निकलते समय जो है कर्क रेखा को काटने का कार्य करती है। तो ये भी प्रश्न आपको यहां से ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे स्थित है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, ओडिशा में है, तेलंगाना में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका गाइज हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश जो है। इस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान जो है ये स्थित है यूपी के अंदर। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करनी है तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है भाई साहब? योगी आदित्यनाथ योगी जो बाबा है ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है। अभी आप उत्तर प्रदेश से आनंदीबेन यहाँ पे जो है गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश से ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें नौटंकी लोक नृत्य, कौन सा? नौटंकी लोक नृत्य जो है या नौटंकी नाम से जो नृत्य है ये नृत्य यहाँ पे कहाँ पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। एक आपने और सुना होगा कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है ये भी यूपी से संबंधित है। और साथ ही साथ आप यूपी से कुछ और भी जानते होंगे कि यूपी जो है यह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ क्या बनाता है? ये बाउंड्री साझा करता है, सीमा बनाता है। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आप अच्छे से ये जानते होंगे कि यहाँ पे जो एक जगह है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद का नाम बदलकर और नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है पांचाल नगर। क्या नाम रख दिया गया है? पांचाल नगर जो है इसका नाम रख दिया गया है। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज शहर, कानपुर शहर और प्रयागराज जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। वहाँ पे गंगा के अंदर यमुना नदी आकर के मिलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। उसी के बाद में आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जौनपुर शहर। और इसी जौनपुर शहर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर शहर को कहा जाता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, जो कि अपने बड़े भाई, अपने ताऊ के लड़के जिसका नाम था जोना खान, उसकी याद में बसाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, जय लक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? जय लक्ष्मी कप जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो जय लक्ष्मी कप जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस के ही हमारे खिलाड़ी जिसका नाम है शरथ कमल अचंता, इसी शरथ कमल अचंता के बात कर ले तो इसी को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आप वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं इसे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर ले तो ये इसे दिया गया है किसको? शरथ कमल अचंता को 2022 का। कौन से का? 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये शरथ कमल अचंता को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और भाई साहब सबसे ज़्यादा इसने गोल्ड जो है मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, इसी कारण कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। इसी कारण से इसे क्या दिया गया है? इसे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम था?
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पुराना नाम था। अब इसी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात कर लें तो यह 1991 में इसके देने की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को जो है यह दिया गया था, जो कि भारत में शतरंज के एक खिलाड़ी थे, उनको दिया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर। कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। बस मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि आप पूरा वीडियो अगर रोज देख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इतने प्रकार के टाइप खेल के भी प्रश्न इसमें शामिल है, करंट के भी इसमें शामिल करके करवाए जा रहे हैं, आपने देख लिया होगा अभी, ठीक है। और साथ ही साथ जो अवार्ड्स हैं, जो पुस्तकें हैं, जो नृत्य है, जो भी स्टैटिक करंट और जो भी अपना जो है सब्जेक्टली जो नॉलेज है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न, जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? जोशना चिनप्पा का खेल जो है किस खेल जो है संबंध कौन से खेल से है? तो आप अच्छे से जानते हैं इनका संबंध कौन से खेल से है? स्क्वैश से। स्क्वैश जो है ये खेल इससे संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न देखिएगा, नागपट्टिनम या नागपट्टिनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नागपट्टिनम बंदरगाह के बारे में या पोर्ट के बारे में आपसे पूछा कि ये कहाँ पे स्थित है। तो नागपट्टिनम के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु राज्य जो है इसके अंदर जो है नागपट्टिनम अंतर जो है एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है। अब तमिलनाडु में है तो भाई साहब तमिलनाडु के सीएम के बारे में थोड़ी सी जरूर बात करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु के जो सीएम है भाई साहब ये बड़े फेमस आदमी है 2022 के लिए। इसके बारे में प्रश्न जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। अब हो सकता है वो आप ही की शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ के सीएम का नाम है M.K. स्टालिन। क्या नाम है? M.K. स्टालिन यहाँ के सीएम है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। साथ ही साथ आप तमिलनाडु के बारे में बात कर लें कि तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। कैसा राज्य है? भारत का सबसे दक्षिणतम जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एन्नोर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हमारा पोर्ट या बंदरगाह। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसी के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसका सबसे सर्वोच्च शिखर जिसे आप जानते हैं डोडो बेटा के नाम से जानते हैं, वो डोडो बेटा की पहाड़ी भी कहाँ पे देखने को मिलेगी? तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगी। तमिलनाडु जो राज्य है इसके अंदर वर्तमान के अंदर जो है हम बात कर लें कि रामसर वेटलैंड की अगर संख्या के बारे में बात कर लें तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड या रामसर साइट जो है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु राज्य के अंदर जो है देखने को मिलेंगी। लगभग 14 के समथिंग है, यानी 14 रामसर वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। उसके बाद में आप तमिलनाडु के बारे में और बात कर लें कि तमिलनाडु जो राज्य है भारत का, इस तमिलनाडु राज्य के अंदर आपको जवादी पहाड़ी, सेवरोई की पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी पंचमलाई पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी सिरुमलाई पहाड़ी, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या? ऊटी पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो ये सारी की सारी पहाड़ियां आपको जो है तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगी, और तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलेगा मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले जाए तो कौन सा? तमिलनाडु के अंदर मुडुमलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाई
अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर अनुसूचित जाति आयोग का जो है अध्यक्ष जो है आयोग का उल्लेख मिलता है? तो उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, कौन से आर्टिकल में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में सही जो प्रश्न होगा, आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा आर्टिकल 338, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 338 जो है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 339 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 336 किससे संबंधित है। अब देखो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप जो है अपने नॉलेज को खुद अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएं, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें जो है आप याद रख सकें, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। तो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसे, है ना। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट है, यानी कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, व बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइस इसका हमारा सी आंसर, यानी कि साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि हमारे भारत के अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है, जो कि 0.03 जो है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है ये फैला हुआ है। 0.003 जो है किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अभी इसी साउथ बटन के बारे में बात कर ले तो कहाँ पे होगा ये? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम बात कर ले कि सर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बड़ा पूछ लिया जाए, क्योंकि छोटा पूछ लिया जाए तो बड़ा भी पूछा जा सकता है। और बड़े का नाम क्या है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस। और ये हेमिस है कहाँ पे? लद्दाख के अंदर है भाई। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। 3550 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्रफल आता है। इसके बाद में बात कर ले केवला देव बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बेतला जो है ये झारखंड के अंदर है। कहाँ पे है? झारखंड के अंदर जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और केवला देव की बात कर ले तो ये भाई साहब राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और कैंपबेल आप बताएंगे कि कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य के अंदर है, ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे होगा? नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इससे प्रश्न ज्यादा बार क्यों पूछा जाता है नामदफा? क्योंकि इस अपने साथ ये पॉपुलैरिटी रखता है, अपने साथ कुछ एक खास विशेषता अपने साथ रखता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर स्थित, किसके ऊपर? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है या सर्वाधिक हाइट के ऊपर स्थित नेशनल पार्क जो है वो नामदफा नेशनल पार्क है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं भाई साहब। तवांग वाला क्षेत्र 8 से 9 दिसंबर चर्चा में आया होगा आपके सामने। तवांग वाला क्षेत्र जो है 8 से 9 दिसंबर को चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी यहाँ पे। और भारतीयों ने भाई साहब बुरी तरीके से चाइना के जो मिही आंखों वाले लोग हैं ना, उनको बुरी तरीके से पीटा था, लाठों से और लकड़ियों से बढ़ पीटा था उसको, है ना। बहुत बुरे तरीके से पीटा था और भागकर वहां से वापस उठ गए थे वो यहाँ से। इतना बुरा धोया था भाई साहब, दोबारा से फटकारेंगे भी नहीं इधर भारत की तरफ, हुआ ना। क्योंकि भाई साहब हम जो भारतीय जवान हैं वो कितने मजबूत है, ये हमारी शक्ति जो है उनको हमने दिखा दी है, ठीक है। इसीलिए
तवांग वाले क्षेत्र से भाई साहब बुरी तरीके से खदेड़ा गया, जो कि तवांग क्षेत्र कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है ईटानगर, ईटानगर इसकी राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसके अंदर युद्ध नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ पे, युद्ध नृत्य जो है कौन से राज्य में किया जाता है, तो युद्ध नृत्य जो है ये यहाँ पे किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मुखोटा नृत्य भी कहाँ पे किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश से एक प्रश्न और भी बनता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे भारत का, इसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, डाफला पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी अबोहर पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी मीरी पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी मिसमी पहाड़ी, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगी पटकाई पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि और इनका नाम अब इनकी जनजातियों के आधार पर, ये सारी यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है, ये भी याद रख लेना। इनसे डाफला जनजाति कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, अबोहर जनजाति कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मिरी जनजाति कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और मिसमी जनजाति भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और पटकाई बूम जनजाति भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में रहती है। साथ ही साथ आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रे का नाम सुने होंगे, यांग याप दर्रा इसे कहा जाता है। इसी यांग याप दर्रे की बात कर ले तो इस दर्रे से भारत के अंदर एक नदी प्रवेश करती है, जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इससे भारत के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद में एक चीज और सुनी होगी आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है बुमला दर्रा, यहीं पे आपको देखने को मिलता है बोमडिल्ला दर्रा, और यहीं पे आपको देखने को मिलता है दीफू दर्रा। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश एक तो चाइना और एक किसके साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ, और एक भूटान के साथ जो है सीमा बनाने का कार्य करता है। कौन सा राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक को जो है शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, YIM ए हिंदू, और उसके बाद में YIM ए अथेइस्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक जो है इसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि YIM एन अथेइस्ट जो है ये पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब ये पुस्तक आपको याद रहे ना रहे, ये पुस्तक आपको याद रहे ना रहे, लेकिन एक चीज भाई साहब जरूर रट लेना, शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का, किसका, चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है, इसी चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है किसके नाम पर रख दिया गया है, भगत सिंह हवाई अड्डा जो है, या शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो ये जरूर याद रख लेना आप। और एक ये पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी, किसकी है ये, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। तो ये याद रखना आप इसे। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न ये रहा, रामानाथ स्वामी या रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित होगा, तो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये आपको देखने को मिलेगा रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलेगा, रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर जो है आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि बी आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि अब तमिलनाडु के बारे में अभी हमने बात की है, तो भाई साहब दोबारा से एक ही वीडियो में दूसरे राज्य के बारे में दोबारा बात करने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो दोबारा से हम अगर कल आएंगे तो उनके बारे में रिपीट करेंगे। अब इसके बारे में आप ही मंथन करने लग जाओ कि तमिलनाडु से कैसे कैसे प्रश्न सर ने हमें बताए हैं, तो उनके बारे में एक बार आप खुद एक्सप्लेनेशन करते रहो, है ना। ये चीज़ें आपको ज़्यादा जो है आगे लेकर जाएंगे अगर आप ऐसे सोच के साथ काम करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अहमदनगर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है, यहीं पे अहमदनगर जो है, इसी अहमदनगर के अंदर जो है औरंगजेब का क्या है, मकबरा है, आपको देखने को मिलेगा। नासिक के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर जो है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। हावड़ा पश्चिमी बंगाल में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला बेहतरीन प्रश्न, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। देखो, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और एक होता है अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो उसको तो मिलते हैं 2.5 लाख रुपए, लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो अदर जजेज होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो जज होते हैं, उन जजों को जो सैलरी मिलती है प्रत्येक महीना 2,25,000 रुपया मिलता है। कितना? 2 लाख रुपया, 2,25,000 रुपये जो है इनको पर मंथ मिलता है। भाई साहब कितनी सैलरी है देखिएगा, है ना, कितना भयंकर। भाई साहब पढ़ के भी उतना ही तो तैयार होके गया है भाई अगला, ये है ना। तो ऐसे प्रश्न अगर आप भी करेंगे तो आपको भी ऐसा, अगर मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा भाई साहब, गवर्नमेंट देगी आपको भी पैसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखना आप, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आदिवासी त्योहार, आदिवासी त्योहार भगता परब, भगता परब जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, डॉट डॉट राज्य में आरंभ हुआ है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। भगता पर्व जो है ये बसंत और गर्मियों के बीच में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है झारखंड। क्या होने वाला है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अब झारखंड के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि झारखंड जो राज्य है, इस झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड के वर्तमान में अगर हम बात करें राजधानी के बारे में, तो राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड में आपको जो है छोटा नागपुर का जो है क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को एक नदी जिसका नाम मैंने बताया था आपको, दामोदर नदी, ये 2 भागों में विभाजित करती है। और उन्हीं 2 भागों में एक का नाम रांची का पठार, दूसरे का नाम हजारीबाग का पठार भी कहते हैं। और इसी दामोदर नदी को बोलते हैं जैविक मरुस्थल। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही बोला जाता है जैविक मरुस्थल। इसकी दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। दामोदर नदी के ऊपर भारत की सबसे पहली जो है परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो भारत की सबसे पहली परियोजना की जो है शुरुआत कौन सी नदी पर की गई थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है भारत में सबसे पहले की गई थी। इसके बाद में हम बात कर लें कि झारखंड जो है, यहाँ पे झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ, कौन सी? राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको झारखंड में देखने को प्राप्त होंगी, झारखंड में मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिएगा अगले प्रश्न का आंसर आप देने की कोशिश करना। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान व और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? यानी भाई साहब बड़ा शानदार प्रश्न है। भगवान सूर्य देव से पूछा गया है कि भगवान सूर्य देव और उसकी पत्नी जो उषा है, उनके लिए उनको समर्पित कौन सा त्योहार जो है ये मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार के अंदर जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और बिहार में कौन सा मनाया जाता है? तो छठ पूजा। कौन सा मनाया जाता है? छठ पूजा जो है ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार के बारे में हम जानते होंगे कि ये जो बिहार राज्य है, यहाँ से प्रश्न पेपर में छपता ही छपता है भाई साहब। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, ठीक है। जो कि कौन सी नदी के किनारे है?
गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम बिहार के बारे में बात कर लें तो बिहार जो है यहाँ के वर्तमान में सीएम का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार राज्य जो है, इस बिहार राज्य के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था, जो कि आया था मोहम्मद गोरी के साथ भारत में, ठीक है, उसके द्वारा नष्ट करवाया गया था। उसके बाद में बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का जो है शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, जो कि निकल कर आती है गोसाई धाम से। कहाँ से निकल कर आती है कोसी नदी? गोसाई धाम नेपाल से निकल कर के आती है। 7 धाराओं में इसका जो है उद्गम होता है और फिर ये सातों की सातों धाराएं मिलकर और आगे आकर के नेपाल से और फिर भारत में बिहार में आकर के बाढ़ का कारण बनती है और बिहार के बाद में ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और ध्यान से देखना, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव बनाया जाता है? यानी कि माओत्सु जो है उत्सव जो है ये भारत के कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत का जो नागालैंड जो राज्य है, इस नागालैंड राज्य के अंदर जो है ये जो है उत्सव मनाया जाता है। और नागालैंड के बारे में बात कर लें तो भाई साहब नागालैंड के अंदर जो है भाषा कौन सी है नागालैंड की? बहुत बार पेपर में आता है नागालैंड की भाषा के बारे में, ठीक है। तो नागालैंड की भाषा जो है भाई साहब ये अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी नागालैंड की भाषा है। यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नागालैंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जापोवा की पहाड़ी, आपको यहीं पे नागालैंड में ही देखने को मिलेगी नागा पहाड़ी। नागालैंड जो राज्य है इसी में आपको देखने को मिलेगा नागालैंड के ही अंदर कि ये किससे सीमा बनाता है? तो ये म्यांमार देश के जो साथ जो है क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और इसी नागालैंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है लियासांग की पहाड़ी यहाँ पे है, उसी लियासांग की पहाड़ी क्षेत्र से और इसी जापोवा पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है धनसिरी नदी। क्या नाम है? धनसिरी नदी जो है उसमें जाकर के मिलती है। एक बार अगर विद्यार्थियों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से जल्दी, और शेयर कर दो यार। अभी तो क्लास चलने वाली है, अभी तो मिसलिनियस बिंदु ही नहीं आया आपका, ठीक है, अभी से ही सुने हैं आप, तो मिसलिनियस बिंदु तक आप जो है पूरा अटेंड करें एक बार क्लास को, फिर आपको अनुभव हो जाएगा। ये 5 से 7 दिन है भाई साहब, इतना कष्ट तो आपको भोगना पड़ेगा अब, है ना। 5 से 7 दिन तक आप कष्ट भोगिए, फिर आराम की जिंदगी जिए, है ना। फिर फिजिकल की तैयारी करिए आप। तो इसके बाद में देखना नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बड़ा शानदार प्रश्न है भाई साहब, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भविष्य निधि का नियामक निकाय है? भविष्य निधि के बारे में पूछा है भाई साहब, भविष्य निधि के बारे में पूछ रहे तो कौन सा होगा? ईपीएफओ। क्या होगा? ईपीएफओ जो है इसका राइट आंसर होगा। और पेंशन के बारे में पूछ लिया जाए तो पेंशन के बारे में कौन सा होगा? पीएफआरडी। कौन सा होगा? पीएफआरडीए जो है ये होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, और अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक है? यानी कि जैसे भारत में भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, वैसे ही इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इंडोनेशिया का बैंक है बैंक इंडोनेशिया, यानी कि बैंक ऑफ इंडोनेशिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इंडोनेशिया की बात कर लें तो इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी है जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है?
जकार्ता है। और इंडोनेशिया जो है इसी का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, जो कि भारत में अंडमान निकोबार से अलग होता है। किसके द्वारा? ग्रेट चैनल के द्वारा। किस चैनल के द्वारा अलग होता है? ग्रेट चैनल के द्वारा जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक द्वीप इसी के अंदर है, इसीलिए इसे कहा जाता है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक द्वीपों वाला जो देश है वो हमारे पास इंडोनेशिया होगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई साहब, खतरनाक बिंदु। सुनो, एक बार ध्यान से सुनना, आराम आराम से आपको हर एक चीज के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो आराम आराम से हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। और मैं कलर ले लेता हूं, एक बड़ा ही शानदार कलर। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेता हूं आज, है ना। ग्रीन कलर से पढ़ाते हैं आज आपको। खिलजी वंश के बारे में हमको पढ़ना है। कौन से वंश के बारे में? खिलजी वंश के बारे में। अब खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा होगा? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से आप इसे जानते हैं। यानी कि खिलजी क्रांति के नाम से खिलजी वंश की स्थापना को माना जाता है। अब इसी खिलजी वंश को बसाया किसके द्वारा गया था? तो भाई साहब इसका संस्थापक हुआ है जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया था 1290 से और 1296 ईस्वी तक। बड़ा शानदार आदमी है। इसके बारे में प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। अब देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कर ले तो पिंक कलर ही लेते हैं भाई साहब, मजा पिंक से ही आएगा ना। तो देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासन काल में सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया। किसमें? दक्षिण भारत के अंदर जो है आक्रमण किया गया था सबसे पहले। और ये आक्रमण कहाँ पे किया गया था? दक्षिण भारत में देवगिरी नामक जगह पर। कौन सी जगह पर? देवगिरी नामक जगह पर। और इसी देवगिरी के ऊपर जब आक्रमण किया गया तो देवगिरी जो है, इसी देवगिरी को वहां पे शासन कर रहे थे प्रताप रुद्रदेव नहीं, रामचंद्र देव। अब इसी रामचंद्र देव की बात कर ले तो रामचंद्र देव जो है इसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं गया था, क्योंकि इसका एक दामाद और इसका एक भतीजा हुआ करता था, जो इसका ही दामाद भी था और इसका ही भाई का लड़का भी था। भाई साहब इनके ऐसे ही चलता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है इनमें ऐसे ही होता है ना। यानी कि इसका ही एक क्या था? चाचा था, और चाचे की लड़की से जो है शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अपने ही चाचा की लड़की से। ठीक है, तो ये इसका चाचा भी हो गया और इसका ससुर भी हो गया। और इसी को इसने कारा नामक जगह पे, कौन सी जगह थी? कारा नामक जगह, यहाँ का इक्तेदार बना रखा था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जगह है। ठीक है, इसी के द्वारा यहाँ पे दक्षिण भारत में आक्रमण किया गया था, जो कि भारत में मुसलमानों का सबसे पहला दक्षिण भारत के अंदर होने वाला आक्रमण था। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें कि इसी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से जीत कर आया, और जीत कर आने के बाद में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के डर के हमारे रामचंद्र देव ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बाद में भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ मानने वाला था? अलाउद्दीन खिलजी ने बिना बताए अपने चाचा या अपने ससुर को 1296 ईस्वी में दोबारा से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। और भाई साहब आपकी बार वो देवगिरी लूटने नहीं गया, और देवगिरी से ये रामचंद्र देव जो था ना राजा, इसी रामचंद्र देव की बेटी को यहाँ से उठा ले आया, और रामचंद्र देव की बेटी को यहाँ से उठाकर ले आया और लेकर कारा नामक जगह पर अलाउद्दीन खिलजी चला गया। यहीं पे गाना बनता है भाई साहब, मैं तुझको उठा ले आऊंगा तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से। सुना होगा आपने ये। यहाँ से ये आ गया और कारा नामक जगह पर लेकर चला गया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी या कारा में पहुंचा तो भाई साहब इधर से शिकायत लेकर आ गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास
शिकायत लेकर आया रामचंद्र देव, कहा कि ऐसे ऐसे राजा साहेब मेरे बेटी को यहाँ से आपके भतीजा या आपके जो दामाद साहब हैं वो उठा कर ले आए हैं, तो कैसे भी समाधान करवाइए। इसीलिए भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भाई साहब बात के लिए समझाने अपने भतीजे को जाता है या अपने ही दामाद को समझाने जाता है, लेकिन भाई साहब इसे कहाँ पता था कि ये तेरा दामाद बड़ा ही नालायक आदमी होगा। इसीलिए इसने भाई साहब अपने चाचा या अपने ससुर को ही क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सल्टा दिया गया, मार दिया भाई साहब, अपने चाचा को ही सल्टा दिया, इसने मार डाला भाई साहब ससुर को ही। और मारने के बाद में खुद सिंहासन पर बैठ गया और खुद ने शासन किया फिर 1296 से लेकर के और 1316 ईस्वी तक। अब इसके बारे में बात करेंगे खतरनाक आदमी के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ पे मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख के अंदर जो है हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है और इसी संस्कृत भाषा के अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को जो है देवतुल्य बताया गया है। क्या बताया गया है, देवतुल्य, यानी कि देवताओं के समान जो है इसकी तुलना की गई है देवताओं के द्वारा, क्योंकि इसने अपने शासन की शुरुआत धोखे से की थी और इसके शासन का, इसके साम्राज्य का विकास, डेवलपमेंट जो है वो परोपकारिता से हुआ था और इसके शासन का अंत आतंक से हुआ। ये कैसी क्या चीज़ है सर, तो देखिएगा भाई साहब ये कौन सी चीज़ है, धोखे से कैसे, क्योंकि धोखे से ही इसने अपने चाचा अपने ससुर की हत्या की और सिंहासन प्राप्त कर लिया। उसके बाद में इसका जो साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इसने नए नए जनता की भलाई के लिए काम किए, इसलिए जनता इससे जो है देवताओं की तरह इसे मानने लगी, इसीलिए देवतुल्य बन गया। उसके बाद में इसने जब अपना साम्राज्य पूरी तरीके से इसका फैला चुका था अपना ये, उसके बाद इसने तरह तरह के टैक्स लगाने शुरू कर दिए, इसलिए जनता इससे आतंकित रह गई। तो इसके शासन की शुरुआत धोखे से, डेवलपमेंट परोपकारिता से और अंत आतंक से हुआ था। इसी के द्वारा सबसे पहले स्थायी सेना की शुरुआत की गई थी। स्थायी सेना की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और स्थायी सेना के अंदर नगद वेतन देने की शुरुआत भी किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था हुलिया व दाग प्रथा को। आप जानते होंगे कि हुलिया व दाग प्रथा, हुलिया व दाग प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या थी, ये क्या बला है आपके सामने। हुलिया का मतलब प्रत्येक सैनिक, जिसकी अलग अलग जो सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी, प्रत्येक सैनिक अपना स्केच, अपना एक फोटो बनवाकर हमेशा अपने पास रखेगा। दाग का मतलब जो इसकी सेना टुकड़ियों में जो घोड़े हुआ करते थे ना, उन घोड़ों के ऊपर एक निशान जो है, किसी भी लोहे की वस्तु को गर्म करके और उसके ऊपर एक निशान बना देना, उसे बोलते हैं दाग प्रथा। यानी कि आप गाँव में इसे क्या बोलते हैं, किसी भी आपने गाँव में देखो आकिल देखा होगा, यानी कि बैल जो घूमते रहते हैं, और जोटा देखा होगा आपने, ठीक है, उनके एक गोल गोल सा चक्कर बना होता है। और एक किसी के त्रिशूल आपने देखा होगा, भगवान महादेव वाला, महाकाल वाला, जिसे आप गांव में क्या बोलते हैं, डाली पाड़ना। क्या कहते हैं, डाली पाड़ना कहते हैं। तो डाली सी पाड़ रखी होती है, इसको दाग प्रथा कहते हैं, ठीक है। हुलिया जो है अपने पास जो एक एक फोटो अपना बनवाकर, स्केच बनवाकर रखते हैं, उसे हुलिया व दाग प्रथा कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात कर लें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सबसे पहला सैन्य अभियान जो कि किया था 1298 ईस्वी में, जो है आक्रमण किया था सबसे, जो 1298 में गुजरात अभियान पर गया था। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और बात करेंगे, इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था, इसके दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करता था, कोर्ट पोइट इसका जिसे आप कहते हैं, अमीर खुसरो। बड़ा ही खतरनाक आदमी, प्रश्न भाई साहब पेपर में आएगा इससे, है ना, अमीर खुसरो नाम का आदमी। इसी अमीर खुसरो की बात कर लें तो इसी अमीर खुसरो के द्वारा जो है हम बात करें तो इसी अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र बनाया था। कौन सा वाद्य यंत्र बनाया था भाई साहब, सितार वाद्य यंत्र बनाया था। इसी के द्वारा जो है कव्वाली गायन शैली का विकास किया गया। कौन सी गायन शैली, कव्वाली। आपने देखा होगा ना कि जो दरगाहें होती हैं, जो पीर होते हैं, मजार जो होती है, मस्जिद जो होती है, उनके ऊपर आपने धीरे धीरे से मंद मंद आवाज में गाने बजते हुए देखेंगे। ऐसे आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि अल्लाहू अकबर, ऐसे गाने बजते रहते हैं वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी मंद मंद आवाज में, वो कवालियाँ होती हैं। और इनका विकास करने वाला व्यक्ति कौन था, अमीर खुसरो हुआ करता था।
साथ ही साथ हम अमीर खुसरो के बारे में बात कर लें तो अमीर खुसरो जो है इसी के द्वारा जो है शुरू की गई खड़ी बोली। भाई साहब खड़ी बोली की बात कर लेना, बड़ी शानदार बोली है जो कि हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। खड़ी बोली का मतलब क्या होता है भाई साहब, किसी से बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसे नहीं लगता आपको कि वो आदमी तो मेरा माड़े ही चढ़ने को आ रहा है, मतलब कि मेरे से घुलने के लिए काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने की बातें कर रहा है, ये उसे खड़ी बोली बोलते हैं। थोड़ा अकड़ में बोलना है ना, वही होती है खड़ी बोली। ठीक है, और इसका विकास किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद में बात कर लें कि अमीर खुसरो जो है इसके गुरु का नाम क्या था। भाई साहब बड़ा शानदार आदमी है ये अमीर खुसरो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, है ना। अमीर खुसरो जो है इसके गुरु का नाम बहुत बार पूछा जाता है, और इसका गुरु बड़ा ही फेमस आदमी था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद में हम बात कर लें, इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था खमसा ए खुसरो। खमसा ए खुसरो पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद में आपसे अभी मैंने बताया कि सितार, सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने, जिसमें सितार में 27 तार होते हैं। ये प्रश्न रट लेना भाई साहब, पेपर में एसएससी जीडी कोई लाख बार पूछ चुकी है कि एसएससी जीडी के पेपरों में एसएससी के द्वारा ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सितार में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं, तो ये भी रट लेना आप। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है अमीर खुसरो ने एक उपाधि दी थी, और उसी उपाधि का नाम क्या था? तो उस उपाधि का नाम था, आप अच्छे से जानते होंगे, सुल्तान ए जहां। सुल्तान ए जहां की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी को किसने दी थी? जो है अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी। और अमीर खुसरो ने ही कश्मीर जो है, इसी कश्मीर को क्या कहा था? कश्मीर को कहा था धरती का स्वर्ग। अगर इसने जब ये कश्मीर घूमने गया ना, तो कश्मीर का खूबसूरत नज़ारा देखकर और इसी ने जो है कहा था धरती का स्वर्ग कहाँ पे है? कश्मीर में है। और जाकर देखकर नज़ारे को ही ये क्या बोलता है? गरु फिरदौस अरु जमी अस्तो जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, यानी कि धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो वो कहाँ पे है? कश्मीर में है। ये किसने कहा है? अमीर खुसरो के द्वारा ये कहा गया है। इसके बाद में वास्तव में आज हम धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। इसके बाद में हम बात कर लें कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने 1298 ईस्वी के अंदर गया था ये गुजरात अभियान पर। कौन से अभियान पर गया था? गुजरात अभियान पर भेजा था इसने। इसके 2 सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था नसीम खान या नुसरत खान जिसे कहते हैं, नुसरत खान, और एक का नाम था उलूग खान। दोनों को भेज दिया गया भाई साहब, और दोनों ने जाकर के गुजरात अभियान के दौरान गुजरात के ऊपर विजय हासिल की और गुजरात को जीत करके खिलजी साम्राज्य में मिला दिया। लेकिन भाई साहब ये जो नुसरत खान आपको दिख रहा है ना, बड़ा ही खतरनाक आदमी था ये नुसरत खान। गुजरात अभियान को पूरा करने के बाद में, और गुजरात में एक जगह है जिसे आप खंबात कहते हैं, उसी खंबात बंदरगाह की तरफ जा रहा था, और उसी खंबात बंदरगाह से भाई साहब कारनामा ही ऐसा करके आ गया कि एक हिजड़ा खरीद कर ले आया। क्या खरीद कर ले आया? एक हिजड़ा यहाँ से खरीद कर लाया। और कितने रुपये में खरीद कर लाया? 1000 दिनार में। और इसी 1000 दिनार में लाने के कारण इसे ही इसने क्या नाम दे दिया? इसे ही नाम दिया गया 1000 दिनारी। और उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा अलाउद्दीन खिलजी के लिए खरीद कर लाया, और इसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसी 1000 दिनारी या मलिक काफूर को ही लेकर आने के बाद में इसे ही अपना क्या बना दिया गया? सेना अध्यक्ष बना दिया गया, सेनापति। क्योंकि बड़ा ही बहादुर था मलिक काफूर, आदमी को मारने में थोड़ी भी कोताही बरतता ही नहीं था, थोड़ा मौका मिला और सल्टा देता भाई साहब। ठीक है, उसके बाद में बात कर लें, इसी के सेना नायकों के द्वारा किया गया 1301 ईस्वी के अंदर रणथंबोर आक्रमण।
और रणथंबोर अभियान जो कि गुजरात में है, राणा हम्मीर देव जिसे आप जानते हैं, हम्मीर देव को इसमें हराया गया, जिसके अंदर मारे गए थे इसके प्रसिद्ध सेनानायक जिसका नाम था नुसरत खान, वो हार गए थे। और गुजरात अभियान कर्णदेव वघेला को हराया था। उसके बाद में 1303 बड़ा फेमस अटैक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैंने इसको गोले में बंद कर दिया है, याद रख लेना। चित्तौड़ अभियान बड़ा शानदार है भाई साहब, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान पर खुद अलाउद्दीन खिलजी जाता है भाई साहब। क्यों जाता है? क्योंकि रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए ही तो जाता है, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर महारावल रतन सिंह शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहा था? महारावल रतन सिंह जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे, और उन्हीं की एक पत्नी का नाम था पद्मावती। और इसी पद्मावती की बात कर लें तो यह सिंघल की राजकुमारी यानी श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी, जिसको ब्याह कर लाया था कौन? रावल रतन सिंह। और इसी रावल रतन सिंह के ही एक दरबार में व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राघव चेतन। और वही राघव चेतन जो है, उसी राघव चेतन को जो है देश निकाला दे दिया गया था, किसके द्वारा? रतन सिंह के द्वारा। और इसी चित्तौड़ अभियान का कारण या साक्षी बनेगा कौन? अब राघव चेतन, क्योंकि यही राघव चेतन जाकर दिल्ली में और अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है, और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जो है सुनाता है। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा होती है कि एक बार मैं जाकर रानी साहिबा को देखूं कि कैसी है, इतनी सुंदर है या नहीं, या वैसे ही राघव चेतन बखान कर रहा है। इसीलिए भाई साहब खतरनाक आदमी तो था ही अलाउद्दीन खिलजी, सेना को उठाया और लेकर आया चित्तौड़ अभियान पर, और पहुंच गया चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, और आकर के पूरे महल को या चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद में ये उद्घोष 6 महीने तक ऐसा कहते हैं कि ढेरा डालकर वहीं पे बैठा रहा। और भाई साहब क्योंकि ना तो महारावल रतन सिंह बाहर निकल कर आया और ना ही अंदर गया अलाउद्दीन खिलजी, और इसीलिए जब अंदर महल के अंदर खाने की सामग्रियां या खाद्य सामग्री खत्म होने लगी तो वहीं से निकल कर आया और संदेश भिजवाया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और संदेश में ये कहा गया महारावल रतन सिंह को कि अगर आप मेरे को रानी साहिबा के एक बार दीदार करने देते हैं तो मैं सकुशल यहाँ से दीदार करने के बाद वापस चला जाऊंगा। अगर अन्यथा आपने ऐसा नहीं किया कि मेरे को रानी साहिबा के दीदार करने नहीं दिए तो मैं अभी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दूंगा और चित्तौड़गढ़ के हजारों लाखों बेगुना चित्तौड़वासी मारे जाएंगे। इसीलिए भाई साहब महारावल रतन सिंह ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए और चित्तौड़ अभियान की जनता या चित्तौड़ की जनता को बचाने के लिए और कहता है कि मैं आपको रानी साहिबा के दीदार करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने वादा भी किया था ना कि मैं वादा करता हूं कि रानी साहिबा के दीदार करने के बाद मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा, इसीलिए भाई साहब अकेला अलाउद्दीन खिलजी को महल में ले जाया गया और वहीं पर दर्पण में या पानी के अंदर जो है पद्मावती का दृश्य दिखाया गया। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखता है तो अब वह उसे हासिल करना चाहता था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा साहेब महारावल रतन सिंह का धन्यवाद या शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं आपका राजा साहेब कि आपने मेरे को रानी साहिबा के दीदार करने दिए, इसीलिए और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तभी खुश होकर महारावल रतन सिंह ने कहा कि राजपूत भी दोस्ती में किसी से कम नहीं है, इसीलिए रावल रतन सिंह ने भी कहा कि चलिए मैं तुझे बाहर तक सी ऑफ करके आता हूँ, छोड़ कर आता हूँ। इसीलिए भाई साहब चले बाहर, और जैसे ही बाहर महल के आया रावल रतन सिंह तो आते ही महल के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक ही इशारे पर रतन सिंह को क्या करवा लिया? बंदी बना दिया। और बंदी बनाकर अब एक फरमान, एक संदेश जारी करवा कर भिजवाता है पद्मावती के पास और कहता है कि या तो आप मेरे खेमे में आइए और आकर के मेरे साथ दिल्ली चलिए, अन्यथा मैं इस रावल रतन सिंह को सल्टा दूंगा या मार डालूंगा इसे। इसीलिए रानी साहिबा ने भी कहा कि मेरी भी एक शर्त है और मेरी भी
जो शर्त है वो अगर आप मानते हैं तो ठीक है, मैं आपके खेमे में आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूं, अन्यथा नहीं। इसीलिए राजा साहिब ने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि बताइए, आप तो अपनी शर्त बताइए, क्योंकि भाई साहब हासिल करना चाहता था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो इसीलिए कहा कि मेरे महल से बाहर 800 यानी कि 1600 पालकियां निकलकर बाहर आएंगी और उन्हीं 1600 पालकियों में से किसी एक पालकी में मैं बैठी होंगी और आपको ये पहचानना है कि मैं कौन सी पालकी में बैठी हूं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है, आने दीजिए। और उसी में रानी साहिबा सिंघल की राजकुमारी थी भाई साहब, थोड़ी चालाक थी, इसीलिए 800 या 1600 पालकियों के अंदर भेज दिए गए राजपूत सैनिक। और घोर जो है वहां पे अनर्थ हुआ, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ की सेना जिसमें राजपूत सैनिक आए और उनके बीच में घमासान हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में। और उसी घमासान में रावल रतन सिंह मारे गए और साथ ही साथ रावल रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनानायक गोरा व बादल भी इसमें मारे गए। याद रखना, गोरा व बादल दो सेनानायक हुआ करते थे रावल रतन सिंह के, वो भी इसमें मारे गए। और जैसे ही रतन सिंह मारा गया तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान की ओर बढ़ता है, तभी महारानी पद्मावती ने आग में कूदकर क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर सबसे पहले कौन सी आक्रमण में देखा था, कौन से अभियान पर देखा था, तो चित्तौड़गढ़ अभियान पर देखा था। और इसी अभियान की जानकारी आपको मिलती है पद्मावत उपन्यास के अंदर। और यही पद्मावत उपन्यास लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, जो कि लिखा गया था 1540-45 के अंदर, जो कि घटना कब की है, 1303 ईस्वी की, और लिखा गया था इसे 1540 और 45 के अंदर, जो कि काल्पनिक हो सकती है एक घटना। उसके बाद में बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनानायक जिसका नाम था मलिक काफूर, इसी मलिक काफूर को यह भेजता है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए। और यही गया दक्षिण भारत में वारंगल पर आक्रमण करके, और इसने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में दोबारा से मिलाया। और उसके बाद में यही आक्रमण करते हुए मलिक काफूर और रामेश्वरम तक पहुंचा। इसीलिए रामेश्वरम में जाकर इसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, इसके आगे दुनिया है ही नहीं। तभी इसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दुनिया को जीत लिया है, और इसीलिए इसे कहा जाता है फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि इसे कहा जाता है सेकंड अलेक्जेंडर, यानी कि दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो दूसरा सिकंदर जो है ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और उसी के बाद में जैसे ही पूरा साम्राज्य भारत में फैला चुका था, तभी ये नए नए टैक्स लगाना शुरू करता है। और उन्हीं टैक्सों में ये लगाता है चराई कर, जो कि एक प्रकार का मवेशी कर हुआ करता था। और यही लगाता है आवास कर, जिसे आप कहते हैं घरई। और यही लगाने की कोशिश लगाता है क्या, यही बनवाता है यहीं पर दिल्ली में ही अलाई मीनार का निर्माण करवाता है, दिल्ली में ही बनवाता है हौज खास, दिल्ली में ही बनवाता है अलाही दरवाजा। ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स भी किसने बनवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए थे। और अंत में यह 1316 ईस्वी के अंदर जो है कोड होने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद में आपसे पूछ ले इसका मकबरा कहाँ पे है, तो इसका मकबरा जो है दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में ही कुतुब मीनार परिसर के पास इसका क्या है, मकबरा है। और इसके मरने के बाद में अगला राजा बना मुबारक शाह खिलजी। और यही मुबारक शाह खिलजी, जो कि एक अयोग्य राजा था, यह महिलाओं के ही कपड़े पहनकर अपने दरबार में चला जाता था। और साथ ही साथ बात कर लें, कभी महिलाओं के वस्त्र और कभी निर्वस्त्र यह दरबार में पहुंच जाता था। इसीलिए इसकी जनता इससे आतंकित होती है, इससे प्रभावित होती है, और दुखी होकर के इसे ही नालायक बादशाह का नाम देकर और इसे हटा दिया जाता है। क्योंकि यह एक उपाधि भी धारण करता है अपने आप को
स्वयं को यह खलीफा घोषित कर देता है कि मैं ही खलीफा हूँ, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ। और उसी को हटाकर सिंहासन पर बैठाया गया किसे? खुसरो शाह को। और यही खुसरो शाह कौन था? भारतीय मुसलमान। आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय मुसलमान कौन था जो राजा बना? खुसरो शाह। और यही खुसरो शाह की अगर मैं बात कर लूँ तो यही दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश का अंतिम राजा हुआ है। अगर खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सा होगा? खुसरो शाह। और इसी के बारे में नारे लगे थे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। नारे किसके लिए लगे थे? खुसरो शाह के लिए लगे थे। और यही खुसरो शाह को मारेगा इसी का एक पंजाब का इख्तियार जिसे आप कहते हैं गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक मार करके और एक नया वंश बसाएगा जिसे आप कहेंगे तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। और इसी तुगलक वंश में यह गाजी मलिक के नाम से नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के नाम से राजा बनेगा। तो ये हमारा रहा खिलजी वंश जिसके बारे में हमने डिटेल से बात की है गाइस आज। और साथ ही साथ हमने लगभग 150 से 200 प्रश्नों के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है। और साथ ही साथ हम बात कर लें तो इसी वीडियो के अंदर हमने एक वंश भी पूरा का पूरा निपटा डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो है ये क्लास, ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये प्रश्न। अगर अच्छी लगी क्लास तो एक बार लाइक वाले बटन को दबा दे। अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक वाला बटन दबाया जाए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को दबाने में कोताही ना बरते। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले भाई साहब, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी विद्यार्थी पीडीएफ के लिए जो है बार बार कमेंट करते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ भाई साहब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाई विक्रम सर के नाम से, टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेना जीके बाई विक्रम सर। और सर्च करते ही अपना टेलीग्राम दिख जाएगा, वहां से आप इसे जाकर ज्वाइन कर ले क्योंकि पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। और मिसलिनियस प्रश्न जो है वहाँ पे आपके तैयारी के लिए मैं प्रश्न भी डाल रहा हूँ रोजाना, जिसमें आपको जो है लगभग 100 से 150 प्रश्न और भी मिल जाएंगे। अगर वो और ये सीरीज आप कर लेते हैं तो भाई साहब 20 के 20 प्रश्न मैं गारंटी देता हूँ आप सही कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक बार 5 साथियों में अपनों में एक बार इसे शेयर कर दें और फिर उसके बाद में जो है आप अपनी तैयारी में जुटे रहे एसएससी जीडी के लिए। तो आज के सेशन में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।